हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल इन भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर एन के भार्गव और आप जो है पढ़ रहे हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। तो अभी तक हम लोग ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज में क्या क्या बातें पढ़े थे बच्चों, एक बार हम लोग 5 मिनट फटाक से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को माइंड मैपिंग हो जाए और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ सके। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि ड्रग्स किसे कहते हैं। तो ड्रग्स वह होता है जो आपके मेंटल हेल्थ को, ये कह सकते हैं कि आपके मूड को अल्टर कर दे, उसे हम लोग बोलते हैं ड्रग्स। और हम लोग ड्रग्स का टाइप कर चुके थे, कितने तरह के ड्रग्स होते हैं और इन ड्रग्स का साइड इफेक्ट क्या होता है और इसके रिसेप्टर हमारे बॉडी में कहां पाए जाते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग ड्रग्स देखे थे इसे बोलते हैं हम लोग ट्रांक्विलाइजर्स। याद कीजिए, सबसे पहला ड्रग्स जो पढ़े थे इसे बोलते हैं ट्रांक्विलाइजर्स। और ट्रांक्विलाइजर्स क्या होते हैं, जो आपके नर्वस सिस्टम को शांत कर दे, यानी आपके नर्वस सिस्टम को जो काल्म कर देता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांक्विलाइजर्स। दूसरा जो हम लोग पढ़े थे इसे बोलते हैं सेडेटिव एंड हैप्नेटिक्स, यानी वैसा ड्रग्स जो आपको बहुत ज्यादा नींद लगाता है, कह सकते हैं कि इसके लेने कंज्यूम करने के बाद आपको बहुत ज्यादा नींद आता है, उसे बोलते हैं सेडेटिव्स एंड हैप्नेटिक्स। तीसरा जो हमारा ड्रग्स है इसे बोलते हैं हम लोग हैलुसिनेशन, यानी वैसे ड्रग्स जो आप में हैलुसिनेशन क्रिएट करता हो। अभी हैलुसिनेशन क्या होता है इसके बारे में आपको बता दूं कि जब आपको जो वर्चुअल दुनिया जो है आपको रियल दुनिया दिखाई पड़े तो उसे हम लोग हैलुसिनेशन बोलते हैं। जैसे कि आपको जो है टेबल चेयर आपको हिलते डुलते दिखाई पड़ेगा, उसके मुंह दिखाई पड़ेंगे, उसे बात करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, है ना, चेयर आपको चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस तरह कुछ ऐसे वर्चुअल दुनिया जब आपको ऐसे रियलिस्टिक दिखाई पड़ने लगे तो उसे हम लोग बोलते हैं हैलुसिनेशन। नेक्स्ट जो हमारा ड्रग्स है इसे बोलते हैं हम लोग ऑपियोइड्स, या इसे हम लोग जनरली आम भाषा में अफीम भी बोलते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो हमारा ड्रग्स होता है जैसे पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल किया था वो हमारा होता है ऑपियोइड्स, जो कि एक ये एक पौधे से निकाला जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं पापावर सोमनिफेरम। और उसके जो मिल्क होते हैं उस मिल्क को ड्राई करके पाउडर बना के उसके इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपको मॉर्फिन आता है और स्मैक या हीरोइन देखने को मिलते हैं स्टेरलाइजेशन करने के बाद। ये हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से डिटेल में, और इसका क्या इफेक्ट होता है हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। चलिए, तो आज हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि स्मोकिंग क्या होता है, तंबाकू क्या होता है और अल्कोहल का हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट है। और इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि इसका कंट्रोल और प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। और लास्ट में हम लोग वैक्सीनेशन और एक लास्ट टॉपिक इम्यूनाइजेशन पढ़ के अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक स्मोकिंग। तो अभी तक ये सारा चीज आप लोग पढ़ चुके हैं, धतूरा, एट्रोपा बेलाडोना, बार्बिटूरेट्स, एम्फीटामाइंस, बेंजोडायोफिन्स, इन सब का क्या इफेक्ट होता है हमारे बॉडी पे, ये चीज हम लोग पढ़े। चूंकि ये ड्रग्स जो होते हैं बच्चा, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल भी हैं। ये बेनिफिशियल किस लिए होते हैं, ये जैसे कई बार अपने पेशेंट होते हैं जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं, एंग्जाइटी के पेशेंट होते हैं, है ना, तो वैसे वैसे पेशेंट को, मेंटल इलनेस के जो पेशेंट होते हैं वैसे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कई बार जो हम इस ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यही अगर ड्रग्स अगर ओवर यूज होने लगे, आपके बॉडी को एक्सेस यूज करने लगे, तो आप इसके प्रति एडिक्ट हो जाते हो, मतलब इसकी लत लग जाती है। और इतनी गंदी लत लग जाती है कि अगर आपके बॉडी से इसको अलग कर दिया जाए या आपको उसका डोज नहीं दिया जाए तो आपके बॉडी में बहुत ही खतरनाक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ड्रग्स और अल्कोहल से जितना ज्यादा अवॉइड कर सके, जितना दूरी बना कर रखें, वो ज्यादा बढ़िया आपके लिए। तो सारे यंगस्टर के लिए सबसे बड़ी ये कह सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन है कि इसके लिए हमें क्या इफेक्ट होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्मोकिंग किसे कहते हैं। आप सुने होंगे स्मोकिंग करते कई बार चौक चौराहे पे, रोड साइड में बहुत सारे व्यक्ति को आप लोग देखे होंगे जो कि चाय के साथ साथ हम वो क्या बोलते हैं, सिगरेट्स के इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग जिसे आप आम लोग भाषा में सुट्टा भी बोलते हैं, आप सब सुने भी होंगे। तो अभी हम जानते हैं कि स्मोकिंग क्या करता है, स्मोकिंग में पाया क्या जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी सिगरेट्स वगैरह होते हैं, इस तरह का बीड़ी सिगरेट वगैरह, इन सब में जो पाया जाता है वो है, पाया जाता है तंबाकू। और ये तंबाकू जो है एक्चुअली में बहुत ही पुराना, आपके देश में आज से ये तंबाकू की खेती नहीं हो रही है, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। करीब करीब माना जाता है कि 400 ईयर्स एगो से, एक दो चार साल से की बात नहीं है,
बल्कि ये 400 ईयर एगो से आपके कंट्री में इस्तेमाल होता हुआ है तंबाकू। और ये तंबाकू लेने से, स्मोकिंग जब इसको जलाया जाता है तो इसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है और ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के जस्ट ऊपर पाया जाता है उसको एक्टिवेट करता है, यानी उसको अफेक्ट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। और इसके साथ साथ ये हमारे जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, इसको बढ़ा देता है। तो ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि इस तरह की लत से आप दूर रहें। तो तंबाकू के बारे में बता दूं कि तंबाकू की एक्शन क्या होता है। तो मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो जो आपके स्मोकिंग में क्या पाया जाता है बच्चा, स्मोकिंग में पाया जाता है तंबाकू। और ये तंबाकू जो है अपने देश में मोर देन 400 ईयर्स एगो से, आज से नहीं इस्तेमाल हो रही है, 400 साल पहले से ही हमारे देश में इस्तेमाल हो रहा है। और ये तंबाकू में पाया क्या जाता है बच्चा, तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। आप लोग देखे होंगे कई बार जो है रिफ्रेश फील करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा वो डिप्रेशन फील कर रहे हैं, बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, इसलिए वो स्मोकिंग करते हैं। लेकिन इस स्मोकिंग में जो पाया जाता है ना निकोटीन, और निकोटीन जो है हमारे एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड को जैसे स्टिमुलेट करेगा इससे हार्मोन्स निकलेगा, जिससे हमारे बॉडी में क्या होता है, डोपामिन रिलीज होता है, हमारे बॉडी में रिलैक्स फील होता है। आप सभी जानते भी इस चीज के बारे में कि जो आपको तंबाकू होता है इसमें पाया जाता है निकोटीन। और ये जो निकोटीन है ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड। ये निकोटीन जो है हमारे एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। अगला चीज क्या है कि अगर ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा तो इसको हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट होता है, तो हमारे बॉडी में जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ये हाई हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा बच्चा, तो राइज बीपी यानी ब्लड प्रेशर जो है आपका जो है अचानक से स्टिमुलेट कर जाएगा, बढ़ जाएगा ब्लड प्रेशर, और आपका हार्ट बीट भी होता है ना वो भी बढ़ जाता है। ये इसका साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। और अगला पॉइंट ये है कि स्मोकिंग करने के बाद समझ में आ गया कि इसमें निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, बीपी को हमारा राइज कर देता है, बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट बीट जो आपका दिल जो जोर जोर से धड़कने लगेगा। इसके साथ साथ क्या कर सकता है कि जो आपके स्मोकिंग है, स्मोकिंग के जो धुआं आप लेते हैं, सिंपल सी बात, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाया जाता है। तो ये जब धुआं हमारे अंदर आ जाता है तो लंग्स की जो एल्वोलाई होती है जिसमें गैसेस एक्सचेंज होता है, आप जानते भी हैं, ये लंग्स के ऐसे, जैसे मान लीजिए ये लंग्स है, लंग्स के अंदर ऐसे ऐसे गुच्छे शेप में जो है एल्वोलाई पाया जाता है। और इसके अंदर जो आपकी इपिथेलियम टिश्यू होता है, आप सभी जानते भी हैं, इसी इपिथेलियम टिश्यू से जो है यहाँ पे गैसेस का जो क्या होता है, एक्सचेंज होता है। यहाँ पे गैसेस का O2 और CO2 का यहाँ पे एक्सचेंज होता है। लेकिन जो आपके जो स्मोकिंग की वजह से जो गैसेस अंदर आते हैं, इसके जो ये सरफेस देख रहे हैं, ये रेस्पिरेटरी सरफेस बोलते हैं, इस रेस्पिरेटरी सरफेस को डैमेज कर देता है, जिसके वजह से जितना अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज होना चाहिए उतना अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है। और उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एम्फीजिमा। जब आपके रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज कर जाए, सरफेस एरिया जो है वो कमजोर पड़ जाए, कम पड़ जाए, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज सही से नहीं हो पाता हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग एम्फीजिमा, जिसमें पेशेंट को शॉर्ट ब्रीथिंग होता है, सांस लेने में समस्या होती है। तो इसका सबसे बैड इफेक्ट जो देखने को मिलता है ना, लंग्स कैंसर, आपके एम्फीजिमा, लंग्स के जो एल्वोलाई होता है वो डैमेज कर जाता है, उसके रेस्पिरेटरी सरफेस डैमेज कर जाता है। ये इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है। तो इसका सबसे बैड इफेक्ट क्या होता है बच्चा, एम्फीजिमा। आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में एम्फीजिमा के बारे में पढ़ेंगे भी। फिलहाल मैं आपको बता दिया कि जो आपके रेस्पिरेटरी सरफेस होते हैं, जो लंग्स के एल्वोलाई होते हैं, वो डिक्रीज कर जाते हैं, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज सही से नहीं हो पाता है और पेशेंट को सांस लेने में समस्या होती है। तो ये हो गया एम्फीजिमा। उसके अलावा क्या हो सकता है, लंग्स का कैंसर हो सकता है, कैंसर ऑफ लंग्स। और क्या हो सकता है बच्चा, थ्रोट एंड यूरिनरी ब्लैडर, जो आपका गला होता है और जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसका कैंसर भी हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर। ये सारी समस्याएं जो होती है स्मोकिंग की वजह से देखने को मिलते हैं। और ये स्मोकिंग की वजह से इसमें होता क्या है, तो इसमें पाया जाता है आपका गैस, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। जो गाड़ियों से धुआं निकलती है ना, गाड़ियों से जो धुआं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है, आप सभी जानते भी हैं। वहीं कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो है स्मोकिंग करने वाले पेशेंट, स्मोकिंग के जो करते हैं उसमें भी पाई जाती है।
तो कहते हैं ना कभी कभी कि कहीं कहीं इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है कि बंदा स्मोकिंग नहीं भी करता ना तो उसके बराबर उसके अंदर उतना पॉल्यूटेंट्स पाया जाता है, क्योंकि स्मोकिंग नहीं करता लेकिन पॉल्यूशन तो है। तो ये पॉल्यूशन में जो पाया जाता है, एयर पॉल्यूशन में जो गैसेस, धुआं जो निकलती है गाड़ियों की, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाया जाता है। और जो स्मोकिंग होती है ना उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही पाया जाता है। तो इससे इम्फीजिमा, लंग्स कैंसर, थ्रोट कैंसर, नरी ब्लडर कैंसर, ये सारे चीजें देखने को मिलती है। और स्मोकिंग में क्या, तंबाकू में क्या पाया जाता है बच्चा? निकोटीन पाया जाता है, और ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड को अफेक्ट करता है, स्टिमुलेट करता है। और स्मोकिंग में क्या पाया जाता है बच्चा? तंबाकू पाया जाता है। आप सभी जानते भी हैं तंबाकू, जिससे हमारा बीपी जो है वो बढ़ जाता है और हार्ट बीट जो होती है वो तेज हो जाती है। इन सारे पॉइंट्स को आप ऐसे ही याद रखोगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। यहाँ पे लिख भी लेते हैं, राइज सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इन ब्लड। तो ऐसे ही सीरीज में हर एक जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट समरी है मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं। तो आप इसका नोट्स जरूर बनाएं या स्क्रीनशॉट करके आप इसको रिवाइज जरूर करें। ये पूरा अच्छे से स्टडी करके स्पेशल एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट नोट्स बनाया गया आपके लिए, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम आगे बढ़े। आई होप आप लोग के स्मोकिंग क्लियर हो गया कि स्मोकिंग क्यों हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, क्योंकि इससे हमारा लंग्स का कैंसर होता है, इम्फीजिमा हो सकता है, बीपी बढ़ जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाता है, इसमें निकोटीन पाया जाता है जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड को अफेक्ट करता है। स्मोकिंग में तंबाकू पाया जाता है। स्मोकिंग कैसे करते हैं? तो वो जो बीड़ी सिगरेट वगैरह जो होता है सब स्मोकिंग का सोर्सेस है। और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाया जाता है जो कि लंग्स के अंदर एल्वेओलाई होते हैं उसके सरफेस को बर्न कर देता है, जिसकी वजह से सांस लेने में समस्या होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल क्या होता है और अल्कोहल का हमारे बॉडी पे इफेक्ट क्या होता है। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, अल्कोहल क्या होता है। अल्कोहल को हम लोग आम भाषा में इथेनॉल भी बोलते हैं, आप सभी जानते भी हैं। और अल्कोहल जो है लेने के बाद पर्सन का जो है नर्वस सिस्टम जो है वो धीरे 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 डैमेज हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप यंग हैं और इस समय अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो पहले थोड़ा सा, जैसे दोस्तों वगैरह होते हैं, थोड़ा बहुत कहीं पार्टी वगैरह होता है, नॉर्मल फंक्शन होता है तो उसमें तरह तरह के लोग आते हैं। तो कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो आपको जिस चीज़ के लिए फोर्स किए थोड़ा बहुत लेने से कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता है और आप उनके बातों में आ भी जाते हैं, तो आप थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं, फिर आपको थोड़ा सा इच्छा हुआ, फिर आप उससे ज़्यादा ड्रिंक करोगे, फिर उससे ज़्यादा ड्रिंक करोगे और एक समय आएगा जो आप बोतल के बोतल तक खाली कर दो। ऐसा भी कंडीशन देखने को मिलते हैं। तब वो जो है आपको उस समय तो इफेक्ट नहीं देखने को मिलता, आप यंग रहते हो, लेकिन जैसे जैसे आपका एज होते जाता है उसका इफेक्ट दिखना शुरू होता है। इसके वजह से आपके फैटी लीवर हो जाते हैं। जो भी आपके लीवर है, लीवर में स्वेलिंग हो जाते हैं, आपका भोजन का सही से डाइजेशन नहीं हो पाता है, आपका जो है मेटाबॉलिज्म सही स्लो हो जाता है ना, जल्दी भोजन पचेगा नहीं, फैटी लीवर हो जाएगा और उसमें आपके लीवर में सिरोसिस देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ आपको हार्ट अटैक, इस तरह का जो है ट्रैकिकार्डिया, ब्रैकिकार्डिया, बहुत सारे ऐसे समस्या देखने को आपको मिलते हैं। तो ये है आपके अल्कोहल का इफेक्ट। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, अल्कोहल क्या होता है। अल्कोहल, तो अल्कोहल का लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि आप जिस समय अल्कोहल यूज करते हो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को आपका बॉडी पे नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही आप इसके आदी होते हो, आप रेगुलर यूज में आ जाते हो, तब आपके बॉडी में इसका बहुत ही ज्यादा गंदा इफेक्ट देखने को मिलता है। लिख सकते हैं कि द यूज ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग एडोलसेंस may also have very long term effect. एट इंस्टेंट आपको बहुत ज़्यादा आपको बॉडी में इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ आप लगातार यूज कर रहे हो
तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। इसका क्रोनिक यूज जो होता है, मतलब लगातार यूज, लंबे समय तक यूज जो है, आपके नर्वस सिस्टम को सबसे पहले डैमेज करेगा। आपको भूलने की बीमारी हो सकती है, आप हर एक छोटी छोटी बातों को भूल जाया कीजिएगा। इस तरह की समस्या आपको देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा द क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल डैमेज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, तो इसका सबसे जो बुरा इफेक्ट होता है वो आपके नर्वस सिस्टम को देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ जो है ये आपके लीवर को डैमेज करता है, जिसमें लीवर सिरोसिस हो जाता है, लीवर में आपको स्वेलिंग हो जाता है, फैटी लीवर देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लिखेंगे कि इट डैमेज लीवर एंड कॉज सिरोसिस। लीवर में जो स्वेलिंग हो जाती है उसे हम लोग सिरोसिस बोलते हैं, फैटी लीवर। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्रॉनिक यूज ऑफ अल्कोहल की वजह से आपके बॉडी में ऐसा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया कि अल्कोहल और स्मोकिंग क्या होता है। अभी हम लोग पढ़ा कि जो अल्कोहल होता है, अगर आप एडोलसेंस से लेना शुरू करते हैं, जैसे ही आपके बॉडी में पुबर्टी आती है, तो अगर आप उस समय से अल्कोहल लेना यूज करेंगे तो आपको यंगस्टर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपके बॉडी पे देखने को मिलता है। अगर आप लंबे समय तक क्रोनिक यूज कर रहे हैं, लंबे समय तक अगर यूज कर रहे हैं अल्कोहल या ड्रग्स का, तो ये आपके नर्वस सिस्टम जो होते हैं, इस नर्वस सिस्टम को ये डैमेज कर देता है। ठीक है ना। और ये सबसे ज्यादा इसको जो इफेक्ट देखने को मिलता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर देखने को मिलता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक पड़ जाता है, स्पेशली जो लीवर जो है ना, ये लीवर ज्यादा इफेक्ट होता है, जिसमें सिरोसिस की समस्या देखने को मिलता है, यानी फैटी लीवर की समस्या इसमें देखने को मिलता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अब ये चीज समझ में आ गया कि अल्कोहल किसे कहते हैं। अच्छा, एक टर्म है जिसे बोलते हैं हम लोग एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब क्या आप समझ रहे हैं? एडिक्शन का मतलब वो होता है कि जब आप साइकोलॉजिकली उस ड्रग्स के प्रति एडिक्टेड हो जाते हैं, कह सकते हैं कि अटैचमेंट हो जाता है। साइकोलॉजिकली जब आप अटैच हो जाते हैं उस ड्रग्स के प्रति, तो उसे हम लोग बोलते हैं एडिक्शन। यानी आप उसके बिना नहीं रह सकते। जस्ट लाइक ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपको वो ड्रग्स नहीं मिलता है तो आपका जो है बॉडी में जो है अजीब तरह की बेचैनी सी हो जाती है, अजीब तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं एडिक्शन। और दूसरी जो टर्म होती है उसे बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंस। डिपेंडेंस कहने का मतलब ये है, दो टर्म आप ध्यान से सुनिएगा, एक है एडिक्शन और दूसरा है जिसे बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंस। एडिक्शन का मतलब ये है कि जब साइकोलॉजिकली मानसिक रूप से आप उसके प्रति अटैच्ड हो जाते हो, लगाव हो जाता है, मानसिक रूप से आप उस ड्रग्स के प्रति आपका लगाव हो जाता है, तब उसे हम लोग बोलते हैं एडिक्शन। डिपेंडेंस क्या होता है? डिपेंडेंस वो कि आप इतना ज्यादा यूज करते हो, इतना ज्यादा यूज करते हो कि आप उसके प्रति एडिक्ट हो गए। अगर मान लो कि अगर थोड़ा सा भी उसका डोज कम कर दिया जाए आपके बॉडी में, उसका डोज जो नॉर्मल डोज रहता है हमेशा लेने का, अगर उसका डोज थोड़ा कम कर दिया जाए तो आप उसके बॉडी में आपके जो है तरह तरह के सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, तरह तरह के लक्षण दिखाई देना शुरू करते हैं, तब उसे बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंस। तो पहले पर्सन क्या होता है? एडिक्शन होता है, फिर डिपेंडेंस होता है। एडिक्शन कब होगा? जब आप थोड़ा यूज करना शुरू करोगे, तो अब आप उसके प्रति आदी हो जाओगे, एडिक्ट हो जाओगे, मतलब अटैचमेंट आपका हो जाएगा, मानसिक रूप से आप उसके प्रति एडिक्ट हो जाओगे। फिर धीरे 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 आपके बॉडी में इतना, ये आपके लाइफ में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने लगेगा कि आप उसके प्रति डिपेंडेंस हो जाओगे, एकदम डिपेंडेंट हो जाओगे कि अगर थोड़ा भी एक डोज भी अगर कम हो जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि मतलब समझ रहे हो ना, मेरा कुछ खो गया, उस तरह से जस्ट लाइक फीलिंग आएगी आपको। तो ये दो टर्म है आपको याद रखने चाहिए, एडिक्शन और डिपेंडेंस में क्या अंतर है। चलिए थोड़ा सा लिख भी लेंगे, क्योंकि नोट्स को भी ध्यान में रखना है ना। तो हर एक पॉइंट को आपको एक एक करके मैं क्लियर कर रहा हूं, और आप इसके जो है स्क्रीनशॉट लेके या फिर ऐसे भी साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसी को ध्यान रखते हुए आपको ये नोट्स पर डे मैं आपको लिखाता हूँ।
चूँकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको जो है कंटेंट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो फिर पढ़ने का बहुत मज़ा इसमें नहीं आने वाला है। तो एडिक्शन का मतलब क्या है कि साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन effects of drugs is called addiction. है ना, कि आप उसके प्रति साइकोलॉजिकली अडेक्ट कर गए, मतलब अटैचमेंट हो गया उस ड्रग्स के प्रति, तो उसे हम लोग बोलते हैं एडिक्शन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे इसमें, एडिक्शन के बाद डिपेंडेंस क्या होती है, इसके चर्चा आपके एनसीईआरटी में किया हुआ। डिपेंडेंस किसे बोलते हैं? कि जब आपकी एक बॉडी की टेंडेंसी हो जाती है कि पर डे उतना डोज लेना है, अगर उससे कम डोज मिलता है आपके बॉडी में तो बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट सिम्टम्स देखने को मिलता है, जो आपके बॉडी के हिसाब से नहीं, उसे हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंस। तो लिख सकते हैं कि टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मैनिफेस्ट अनप्लीजेंट मतलब होता अनचाहा, जो आपके बॉडी की जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी आपके बॉडी में से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अनप्लीजेंट विथड्रॉल सिम्टम्स if regular dose of drugs is discontinued। कहने का मतलब क्या कि आप हमेशा उस ड्रग्स के प्रति एडिक्टेड हो, हमेशा उसका डोज लेते हो, अचानक से आपके जो है उसका ड्रग्स का जो डोज है वो कम कर दिया जाए या डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, तो आपके बॉडी में बहुत सारा जो है अनप्लीजेंट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंस। और एडिक्शन क्या हुआ? जब आपका मानसिक रूप से आप उसके प्रति अटैच्ड हो जाओ, साइकोलॉजिकली अटैच्ड हो जाओ उस ड्रग्स के प्रति, तो उसे हम लोग बोलते हैं एडिक्शन। और डिपेंडेंस क्या हुआ? आपके बॉडी का टेंडेंसी, मैंने आपके बॉडी का वह लक्षण जिसके वजह से आपके बॉडी में अगर उस ड्रग्स को निकाल दिया जाए तो आपके बॉडी में जो है अनप्लीजेंट विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंस, है ना। अगर आपका रेगुलर डोज जितना उस डोज को कम कर दिया जाए या डिसकंटिन्यू कर दिया जाए तो आपका बॉडी में जो भी विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलता है, अनप्लीजेंट जो होते हैं, हमारे बॉडी की इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं, तो उस तरह के बॉडी के जो टेंडेंसी देखने को मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंस। चलिए आई होप आप लोग को दोनों टर्म क्लियर हो गया, एडिक्शन और डिपेंडेंस क्या होती है। दोनों ही ड्रग्स से रिलेटेड है। एडिक्शन वह होता है जब आप उसके प्रति धीरे धीरे साइकोलॉजिकली अटैच्ड होते हो, और डिपेंडेंस वह होता है जब आपके बॉडी में उसकी डोज को कम कर दिया जाए तो आपका बॉडी में अनप्लीजेंट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंस। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे करते हैं। ये तो समझ में आ गया कितने तरह के ड्रग्स होते हैं, इन सारे ड्रग्स का इफेक्ट क्या होते हैं और ये हमारे बॉडी को कैसे इफेक्ट करते हैं, सारा चीज हम लोग देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि इन ड्रग्स को हम लोग प्रिवेंट और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ड्रग्स को प्रिवेंट और कंट्रोल करने का सबसे पहला जो काम है वो लोगों में अवेयरनेस फैलाना। बहुत सारे लोगों को तो ये मालूम ही नहीं होता है कि ये ड्रग्स है, बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं पड़ता कि ये ड्रग्स है, इसका इफेक्ट क्या होता है, रियली में नहीं मालूम होता। और दूसरी चीज क्या होती है, बहुत सारे लोग जो दूसरे के देख रेख में, मतलब शौक से, अगर दूसरा यूज करता है तो वो भी शौक से जो है अपने आप को फैशनेबल दिखाने के लिए वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तीसरा चीज देखने को मिलता है, दोस्तों को जो है बहुत ज्यादा फोर्स करने, इस तरह के पार्टी वगैरह, इस तरह संगति जो होती है उस तरह के लोगों की, तो दोस्तों के फोर्स की वजह से, मित्र वगैरह संबंध जो होते हैं इस तरह के, उन लोग के फोर्स की वजह से भी वो कंज्यूम कर लेता है, धीरे धीरे उसके प्रति एडिक्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे, मेडिकल कैंपेन करेंगे,
लोगों को अवेयर करेंगे इसके बारे में, लोगों को जानकारी देंगे कि ड्रग्स क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, और पेरेंट्स को, जो भी मित्र वगैरह होते हैं, दोस्तों को, इसको उन लोगों को भी इसके बारे में समझाएंगे, बताएंगे। तो आज आप लोग पढ़ रहे चैप्टर को समझ गए, तो अगर आप पढ़ गए, समझ गए, तो आपको इसके बारे में मालूम चल गया होगा कि ये क्या होता है और इसका इफेक्ट क्या होता है, कितने तरह के ड्रग्स होते हैं। तब आप अपने दोस्तों को जरूर बताएं, वैसे लोगों को जरूर बताएं जो इसके प्रति एडिक्टेड हैं। आपके इस प्रयास से हो सकता है कि उनके भी कुछ परिवर्तन है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा इसमें देखने को मिलेगा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज, क्योंकि ये ऐसा इफेक्ट है कि आपके बॉडी में एक दिन दो दिन में खत्म होने वाले नहीं, धीरे धीरे डोज को कम करके ही हम लोग इसके इफेक्ट को खत्म कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि जो इसके प्रति एडिक्टेड है उनको कम कर सकते हैं। तो ये एक दिन दो दिन का प्रोसेस नहीं, इसको धीरे धीरे ही हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए जो भी एडोलसेंस में आते हैं उनको हम लोग अवेयरनेस फैलाएंगे कि आप इस तरह के संगति से दूर रहें, जो इस तरह के जो संगत में डूबे हुए हैं वैसे लोग को दूर रहें, वैसे लोग को समझाएं, बताएं, योगा करें, योगासन करें, फिजिकल वर्क करें और ध्यान करें, मेडिटेशन करें। ये सारे जो चीज़ें हैं जो कि आपको ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज से खत्म कर सकता है। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज में कैसे कह सकते, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि अवॉइड अनड्यू पीयर्स प्रेशर। जो भी आपके मित्र वगैरह होते हैं, जो भी उनके फोर्स करते हैं कि भाई थोड़ा सा ले लो, इससे कुछ खास इफेक्ट नहीं करेगा, थोड़ा बहुत लेने से कुछ खास इफेक्ट नहीं होगा, वैसे लोगों से थोड़ा दूरी बना कर रखें, क्योंकि वो थोड़ा सा जो है एक दिन आपको बहुत ज़्यादा एडिक्टेड कर सकता है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, एजुकेशन। लोगों को शिक्षित करेंगे, उनको काउंसलिंग करेंगे, लोगों को बताएंगे इसके बारे में। दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, एजुकेशन एंड काउंसलिंग। एजुकेशन एंड काउंसलिंग है ना, ये चीज कर सकते हैं, लोगों को एजुकेट करेंगे, बताएंगे, और इसके साथ साथ लोगों को इसके डेंजर साइंस के बारे में बताएंगे। लोगों को डेंजर साइंस के बारे में बताएंगे कि ये देखिए धीरे धीरे आपके बॉडी में कैसे इसका इफेक्ट हो रहा है। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, है ना। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट रहने वाला है वो हम लोग देखेंगे कि जो भी इस तरह का लोग हैं, वैसे ऐसे लोग को हम लोग मेडिकल हेल्प करेंगे। जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनको जो है इसके बारे में वो उनके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट चीज कर सकते हैं हम लोग मेडिकल हेल्प दे सकते हैं, लोगों में कैंप लगा के लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं, हेल्प करेंगे। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं कि जो भी इस तरह के लोग हैं, पेरेंट्स वगैरह हैं, उनको हम लोग गाइड करेंगे। इस तरह के जो मित्र हैं जो इस तरह के नशे में लत लगा हुआ, वैसे लोग को हम लोग गाइड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कर सकते हैं कि हेल्प एंड गाइड फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स। जो भी मित्र वगैरह हैं और जो आपके पेरेंट्स हैं उनको हम लोग गाइड करेंगे। तो इस तरह से हम लोग ड्रग्स को अवॉइड कर सकते, प्रिवेंट कर सकते लोगों को फैलने से। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया कि प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम लोग ड्रग्स का और अल्कोहल का। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट बचा हुआ टॉपिक है, आज वो हम लोग कंप्लीट ही कर लेते हैं और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, हेल्थ एंड डिजीज को। और प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करें, जेनेटिक्स का। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन क्या होता है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वैक्सीनेशन का सीधा संबंध आपके एंटीजन और एंटीबॉडी के कंसेप्ट से है। अगर आप एंटीजन और एंटीबॉडी को अच्छे से समझ रहे हैं तो आप वैक्सीन को भी अच्छे से समझ सकते हैं, वैक्सीनेशन अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी आपके बॉडी का सेल्स है, जितने भी आपके बॉडी में सेल्स हैं, उन सारे बॉडी के सेल्स में आपको स्पेशल उस पर प्रोटीन के लेयर्स पाए थे, जिसे बोलते हैं हम लोग एंटीजन। और ये एंटीजन जो है आपके बॉडी में नेम प्लेट की तरह होता है, बता चुके हैं। अगर आपके बॉडी के सेल है तो आपके बॉडी के सेल्स का एंटीजन अलग होगा, मेरे बॉडी का सेल है तो मेरे बॉडी के सेल्स का एंटीजन अलग होगा। अब जैसे ही आपके बॉडी का सेल अगर मेरे बॉडी के सेल बॉडी में एंटर करता है तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको फॉरेन सेल समझेगा, यानी फॉरेन बॉडी समझेगा और उसके अगेंस्ट में एक्शन करेगा।
अब जैसे उसके अगेंस्ट में एक्शन करेगा तो हमारा टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज ये तीनों एक्टिव हो जाएंगे। जो आपका टी लिम्फोसाइट्स है वो उसको होल्ड करेगा, मैक्रोफेज उस पर एक्शन करेंगे और बी लिम्फोसाइट जो है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेता है, यानी अगला बार जब उसका इफेक्ट होगा तो उसको आसानी से वो टैकल कर लेता है। इस तरह से हमारे बॉडी में जो है इसके एंटीजन और एंटीबॉडी कंसेप्ट पे वैक्सीन का क्रिएशन किया गया है। तो वैक्सीन क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन जो है एक तरह का पैथोजन से होते हैं। प्रत्येक अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग वैक्सीन बनते हैं। आप सभी जानते हुए कि वैक्सीन जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं, ये हर एक अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग वैक्सीन होता है। अभी हाल फिलहाल में हम लोग कोरोना का वैक्सीन बना था, कोरोना का वैक्सीन आप सभी को लगा होगा कि कोरोना के लिए है, वो कोरोना की बीमारी के लिए तो कोरोना का वैक्सीन लगा। अगर आपको किसी डिप्थीरिया के लिए तो उसका अलग आपको वैक्सीन लगता है, टिटनेस के लिए तो उसका अलग वैक्सीन लगता है। तो ये वैक्सीन जो होते हैं एक्चुअली में स्पेसिफिक होते हैं, अलग अलग पैथोजेंस के लिए अलग अलग होते हैं। तो ये वैक्सीन होते क्या है, वैक्सीनेशन होता क्या है? देखिए, सबसे पहले जो आपके बॉडी में जो भी जो भी बीमारी होती है उसके लिए पहले से वैक्सीन लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? तो आपके बॉडी में उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना सके। अब ये कैसे होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपके बॉडी में उस पैथोजेंस का जो भी उस बीमारी के जो भी पैथोजेंस होते हैं उसको आपके बॉडी में इंटर किया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से। अब कैसे इंटर किया जाता है? वो हो सकता है आपकी इनएक्टिव फॉर्म में हो सकता है, या किल्ड हो सकते हैं, या हाफ किल्ड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, है ना। उसको आपके बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू इंटर किया जाता है। अब जैसे ही इंजेक्शन के थ्रू आपके बॉडी में इंटर करेगा तो जो आपकी इम्यून सिस्टम है उसको फॉरेन समझेगा। ऑफ कोर्स वो इसका एंटीजन अलग होगा, हमारे बॉडी के सेल्स का एंटीजन अलग होगा। तो जैसे ही हमारे बॉडी में वो इंटर करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करेगा, पता लगा कि ये क्या हमारे बॉडी के सेल है कि अनदर बॉडी के सेल है। तो पता लगा कि नहीं, ये तो अनदर बॉडी के सेल है, तो उसको वो फॉरेन सेल समझेगा। और जैसे ही फॉरेन सेल समझेगा तो जो हमारा टी लिम्फोसाइट है वो एक्टिव हो जाएगा। टी लिम्फोसाइट एक्टिव होगा, उसको जाके होल्ड करेगा। अब एंटीबॉडी कंसेप्ट क्या आपको बता चुके हैं अच्छे से, चैनल पर नए तो जाके देख सकते हैं, अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो उसको जाकर पहले वो होल्ड करेगा। जैसे ही होल्ड करेगा तो एक ग्रीन सिग्नल मिलता है मैक्रोफेज के लिए। मैक्रोफेज जाकर उस पर एक्टिव होगा और मैक्रोफेज उस पर एक्शन करेगा, उसको किल्ड करेगा, खत्म कर देगा। और एंटीबॉडी जो उसके साथ रहता है बी लिम्फोसाइट, ये बी लिम्फोसाइट उसके अगेंस्ट में उसके बॉडी का सेल्स का इस्तेमाल करके अपने पास एक फिंगरप्रिंट बना लेता है और उस फिंगरप्रिंट से वो एक्चुअली में एंटीबॉडी बनाता है। और अगला बार जब उस जैसे उस पैथोजेंस का हमारे बॉडी में इंटर होता है तो उसके लिए आसानी से वो एक्शन करता है, उसको आसानी से खत्म कर सकता है। यानी कह सकते हैं दूसरा बार हमारे बॉडी में कुछ खास इफेक्ट उसके अगेंस्ट में नहीं देखने को मिलता है, हालांकि पहले बार उसका एक इफेक्ट देखने को मिलता है, फर्स्ट साइन जरूर देखने को मिलता है। ये होता है आपका वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन करके हम लोग पेशेंट को या कह सकते हैं उस व्यक्ति को उस बीमारी के प्रति उसके बॉडी में एंटीबॉडी पहले से ही हम लोग तैयार कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो बीमारी के प्रति आपके बॉडी में एंटीबॉडी लगा दिया तो वो पेशेंट ठीक हो जाएगा, बीमार है तो ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये कोई मेडिसिन नहीं होता बच्चों, ये जो होता है बस आपके बॉडी में उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी बूस्ट करने का बस एक तरीका और कुछ नहीं। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं वैक्सीनेशन क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देंगे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। इम्यूनिटी को बूस्ट करने का जो तरीका होता है उसे बोलते हैं हम लोग इम्यूनाइजेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम लोग वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग वैक्सीन का कंसेप्ट समझ रहे हैं कि वैक्सीन क्या होते हैं। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि वैक्सीन एक तरह का पैथोजन होता है, पहले आपको बता चुके वैक्सीन उस बीमारी जो बीमारी क्रिएट कर आपके बॉडी में जो बीमारी करा रहा है उसका ही पैथोजेंस होते हैं। तो वैक्सीन एक तरह का पैथोजन होते हैं। और ये पैथोजन कैसे होते हैं? ये आपके किल्ड हो सकते हैं, मरा हुआ पैथोजन हो सकते हैं, या उसको हाफ किल्ड करके आपके बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे कर सकते हैं आपके बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में डाल सकते हैं। तो ये वैक्सीन कुछ नहीं है बल्कि आपका एक पैथोजेंस होते हैं जो कि किल्ड होते हैं, हाफ किल्ड होते हैं, या फिर इनएक्टिव होते हैं। और इस पैथोजेंस का आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से, इसको हमारे बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। जैसे ही आपके बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं तो जो आपका बॉडी है उसको फॉरेन सेल समझता है, समझ रहे हैं ना। ये इसका एंटीजन अलग होगा, क्योंकि इस पैथोजेंस का एंटीजन अलग है, हमारे बॉडी का सेल का एंटीजन अलग है, तो उसको ये फॉरेन बॉडी समझेगा। तो ऐसा रिकॉग्नाइज एज
एज फॉरेन बॉडी, उसको फॉरेन बॉडी की तरह उसे वो रिकॉग्नाइज करेगा। और जैसे ही उसे फॉरेन बॉडी की तरह रिकॉग्नाइज करेगा तो जो आपका टी सेल है या टी हेल्पर सेल है वो एक्टिव हो जाएगा, और टी हेल्पर सेल जब एक्टिव हो जाएगा तो वो बी हेल्पर सेल को एक्टिव करेगा, तो वो बी सेल्स को एक्टिव कर देगा, यानी बी सेल्स का प्रोलिफरेशन शुरू हो जाएगा, है ना। और ये बी सेल जो है एक्चुअली में आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बनाने का काम करेगा। एक्टिव इम्यूनिटी यानी उसके अगेंस्ट में आपके बॉडी में आर्टिफिशियली जो है एंटीबॉडी बना लेगा, यानी इम्यूनिटी बना लेगा। और फिर जो है ये बी सेल जो है ये एक मेमोरी जनरेट करेगा, मेमोरी बना लेगा, उसके अगेंस्ट में मेमोरी जनरेट करेगा। और ये मेमोरी जब जनरेट कर लेगा तो इससे जो बन जाएगा एंटीबॉडी, यानी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेगा, जिससे अगला बार उसका इस तरह का सेल आएगा तो उससे वो लड़ने में, उसको डिस्ट्रॉय करने में उसको वो मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट है वैक्सीन का। तो क्या सीखा मैंने अपने कि वैक्सीन जो होता है एक तरह का पैथोजेंस होते हैं जो कि किल्ड होते हैं, हाफ किल्ड होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। इसको हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन के माध्यम। अब कोरोना के समय एक्सपीरियंस कर चुके हैं इस चीज को। नेक्स्ट चीज क्या बताया कि जैसे इसके बॉडी में एंटर किया जाता है तो वो उसको फॉरेन बॉडीज के तौर पे लेता है ना। ऐसा मानता है कि ये विदेशी सेल है, ये अपने बॉडी का सेल नहीं है, तो उसके अगेंस्ट वो लड़ने की कोशिश करेगा, इम्यूनिटी जो है आपका जो एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले टी सेल जो है टी हेल्पर सेल एक्टिव हो जाएगा, टी हेल्पर सेल जाके एक्शन करेगा, फिर बी सेल का प्रोलिफरेशन शुरू हो जाएगा, बी सेल का प्रोलिफरेशन हो जाएगा, यानी ये जो है आपके बॉडी में आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बनाने का काम करेगा। बी सेल का प्रोलिफरेशन शुरू होगा, फिर उनके बीच में फाइट होगा तो उसके अगेंस्ट में मेमोरी जनरेट कर लेगा, और जब मेमोरी जनरेट कर लेगा तो वो क्या बना लेगा बच्चों, एंटीबॉडी बना लेगा। और जब एंटीबॉडी बना लेगा तो अगला बार अगर उसके बॉडी में इस तरह का एक्शन होता है तो उसको आसानी से वो क्या कर लेगा, टैकल कर लेगा। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि बच्चा वैक्सीन जो होता है एक तरह का किल्ड या हाफ किल्ड इनएक्टिव पैथोजेंस होते हैं जिसको आपके बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, और आपका बॉडी यानी टी हेल्पर सेल बी हेल्पर सेल उसको अगेंस्ट में मेमोरी बना के आपके बॉडी में एंटीबॉडी बना लेते हैं, जिसके अगले बार उसके बॉडी में क्या करते हैं, उस बीमारी से सुरक्षा करते हैं। तो लिख सकते हैं कि वैक्सीन किसे बोलते हैं, वैक्सीन किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिख सकते हैं कि इट इज अ प्रिपरेशन, और इट इज अ प्रिपरेशन और एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब समझ रहे हो ना, उसका बॉडी कुछ सेल्स, उसका बॉडी कुछ पार्ट, उसे हम लोग बोलेंगे एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट ऑफ डेड जर्म्स, जो भी मरे हुए जीवाणु हैं, पैथोजेंस हैं, उसको बॉडी में डाल देंगे। डेड जर्म्स ऑफ अ डिजीज, इंजेक्शन इनटू a healthy person provides temporary या परमानेंट क्या, एक्टिव या पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव या पैसिव इम्यूनिटी by introducing antibody, introducing antibodies, एंटीबॉडीज ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मेशन। तो ये जो होता है आपका फुल अप डेफिनेशन हो गया कि वैक्सीन कहते किसे हैं। सिंपल तो लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये कुछ नहीं है बल्कि डेड किल पैथोजेंस का डेड बॉडी होता है जिसके इंजेक्शन के माध्यम से बॉडी में इंटरेक्ट किया जाता है ताकि आपके बॉडी में एंटीबॉडी बना ले। लेकिन अगर फुल अप डेफिनेशन की बात करें तो वैक्सीन क्या डेफिनेशन कुछ ऐसे कह सकते हैं कि इट इज अ प्रिपरेशन, ये तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है, जो पैथोजेंस हैं उस पैथोजेंस को किल करके, हाफ किल करके या फिर इनएक्टिव करके। इट इज अ प्रिपरेशन और
एक्सट्रैक्ट ऑफ डेड जर्म्स, जो भी बीमारी पैदा करने वाले जो पैथोजेंस हैं, उस पैथोजेंस का डेड बॉडी को जो है ना एक हेल्दी पर्सन के अंदर जब इंटर कर दिया जाता है तो क्या बना लेते हैं बच्चों, टेम्पोररी या परमानेंट, कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए एक्टिव या पैसिव इम्यूनिटी बना लेता है उस बीमारी के प्रति, यानी कह सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बना लेता है आपका बॉडी। और कैसे बना लेता है, जब उसके बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएगा, यानी जैसे ही वैक्सीन के एंट्री किए उसका टी सेल बी सेल उसके अगेंस्ट में मेमोरी बना लेगा, और मेमोरी बना लेगा तो एंटीबॉडी बन जाएगा। जब एंटीबॉडी बन गया मतलब उसके अगेंस्ट में क्या बन गया, इम्यूनिटी बन गया। इस तरह से आपका ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। तो हेल्थ एंड डिजीज होल अच्छे से आपको कंप्लीट किया गया है। सारे पॉइंट एनसीईआरटी को एक एक करके मैंने डिटेल्स पढ़ाया है, समझाया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों में शेयर करें, और वैसे लोगों को जरूर शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग एक जो है जेनेटिक्स का एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर सके हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।